आज की कहानी का शीर्षक है कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बोझ बन जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम सेवक बाबू बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे कि वो ऑफिस के लिए निकले तो दो बात करो। जैसे राजेश कमरे से निकला और बैठकर जूते मोजे पहनने लगा। बेटा राजेश, क्या ऑफिस जा रहे हो? राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो दोबारा से हिचकिचाते हुए बोले, वो मुझे कुछ कहना था। अब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है कि एक बाप बेटे से फरमाइश करे, क्योंकि बच्चे पिता से फरमाइश करते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ। राजेश चिढ़ते हुए बोला, पापा, जूते मोजे पहनकर सोने तो नहीं जाऊंगा। आपकी तरह मुझे इतना आराम कहाँ है कि दिन भर मैं घर में बैठूं और सब कुछ मुझे सामने ही मिल जाए। देख तो रहे हैं कि तैयार हो रहा हूँ तो दफ्तर ही जाऊंगा, और मेरे बोलने से कौन सा आप रुकेंगे? जो कहना है साफ साफ कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। वो ठहर ठहर कर बोलते, बेटा अब कैसे कहूँ? तुम्हारी माँ रहती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देता। वो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो मेरे लिए दो शर्ट ले आना। दोनों शर्ट के बटन टूट रहे हैं। तुम्हारी माँ रहती तो लगा देती थी, और वो शर्ट इतने पुराने हो गए हैं कि हर रोज़ वही पहनकर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले मुझे टोकते हैं। तभी उधर से रामसेवक बाबू की बहू अंजना आई और बोली, बाबूजी, आप हर समय इसी ताक में रहते हैं कि ये जल्दी में हो तो मैं कुछ फरमाइश कर दूँ, तब तो इन्हें पूरा करना ही होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माँ जी के जाने के बाद हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। तो आप ऐसे ही शेर बने घूमते थे, अब क्या हो गया है? अब क्यों भीगी बिल्ली बनकर बेटे से कह रहे हैं? और मुझे माँ जी की तरह खाली मत समझना कि दिन रात चूल्हा चौका करूं और फिर सबकी शर्ट के बटन लगाती रहूं। रामसेवक बाबू बोले, बहू सही कह रही हो। वो घर संभालती थी पर अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देती थी। विमला के जाने के बाद मैं तो जैसे अनाथ ही हो गया हूँ। और वैसे भी कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बेटे और बहू पर बोझ बन जाता है। समझ सकता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए परेशानी बन गया हूँ। आए दिन तुम लोगों से फरमाइशें जो करता रहता हूँ। राजेश बोला, बस बाबूजी, अब इमोशनल ड्रामा करना मत शुरू कीजिएगा। अगर शर्ट के बटन टूट गए हैं तो इसे मत पहनिए, कम से कम ताने तो मत दीजिए। याद है ना, बचपन में जब मैं नई शर्ट मांगता था तो कहते थे कि क्या ज़रूरत है, माँ तुम्हारी बटन लगा देगी। तो अब आपकी भी समस्या का मेरे पास समाधान है। वो हैरानी से बोले, वो क्या है बेटा? राजेश अंजना से बोला, अंजना, मेरे कितने पुराने शर्ट हो गए हैं जो ऑफिस पहनकर जाने के लायक नहीं है। ऐसा करो, उनमें से दो शर्ट निकाल कर बाबूजी को दे दो। मेरे लिए दो शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ठीक है बाबूजी, आपकी समस्या का समाधान हो गया, और पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगे रहते। इतना कहकर राजेश ऑफिस चला गया। उनके जाते ही अंजना बोली, बाबूजी, क्या माँ जी ने आपको कभी नहीं बताया था? मुझे तो बात बात पर टोकती थी कि जाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए। आप तो ताक में बैठे रहते हैं। अगर मैं न रहूं तो आप अपने बेटे को चैन की सांस तक नहीं लेने देंगे। इतना सुनाकर अंजना वहां से चली गई। दोपहर में रामसेवक बाबू फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर ला रहे थे। अंजना बोली, बाबूजी कहाँ चले? वो पलट कर देखने लगे। अंजना बोली, पानी की बोतल तो निकाल ली, पर कभी बोतल भरकर नहीं रखते। अब शाम को मैं अगर ये काम मेहमान आए तो मैं क्या करूँगी? मैं पानी लेने से मना नहीं कर रही, पर जितना पानी लेते हो उतना ही भरकर फ्रिज में रख दीजिए। रामसेवक बाबू चुपचाप एक बोतल पानी की भरकर फ्रिज में रख देते हैं और अपने कमरे में चले गए। शाम में अकेले उनका मन नहीं लगता। पत्नी को गुजरे अभी 1 साल ही हुआ है, पर जीवन जैसे बोझ लगने लगा। यही घर जब आते थे तब पत्नी उनका हाल चाल पूछती थी, चाय पानी देती रहती थी। अब तो बिना दो बात सुनाए पानी भी नसीब नहीं होता। क्या सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों पर बोझ बन जाता है? रामसेवक बाबू तो कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। शाम होते ही रामसेवक बाबू छोटे बच्चों की तरह घर से बाहर टहलने जाते थे।
तभी अंजना आई और उनकी तरफ 2 शर्ट फेंकते हुए बोली, लो बापूजी, ये 2 शर्ट रख लीजिए। जिस शर्ट का बटन टूटा है उसे कामवाली को कहकर ठीक करा लीजिएगा, शायद उसको ही आप पर कोई दया आ जाए। मुझसे तो ये काम नहीं होगा। रामसेवक बाबू चुपचाप खुशी से एक शर्ट को खूंटी पर टांग दिया और दूसरी को पहनकर बाहर पार्क में चले गए। अपने जैसे कुछ वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठे रहे। वहाँ उनका मन हल्का हो जाता था। वहीं उनके एक मित्र कैलाश बाबू बैठे थे। बातों बातों में वो बोले, रामसेवक बाबू, ये शर्ट क्या आपके बेटे की है? क्योंकि एक रोज़ वो मेरे बेटे से मिलने आया था, तब मैंने उसे पहने हुए देखा था। बेटे को ये रंग बड़ा पसंद आया था, उसने चर्चा भी की थी, इसलिए ये शर्ट मुझे याद है। रामसेवक बाबू एक पल को लज्जित हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, कैलाश बाबू, अब क्या बताऊँ, ज़िद पर अड़ा था कि बाजार चलिए तो 3 नए सेट खरीद कर ला देता हूँ। मैंने कहा, रोज़ दफ्तर जाते हो और 2-3 महीने में ही अपने शर्ट चेंज कर देते हो, क्यों पैसे बर्बाद करना? और मुझे कहाँ जाना है तो मैं पहन लेता हूँ। पता है आपको, मना ही कर रहा था, बड़ी मुश्किल से माना है। इतना कहकर बेचारे झूठी हंसी दिखाने लगे। कुछ घंटे बाद घर लौट कर आए और वो शर्ट खोल कर दूसरे खूंटी में टांग दी और अपनी पुरानी शर्ट को पहन लिया। थोड़ी देर बाद बेटा दफ्तर से आ लौटा तो बहू ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाए। वहीं रामसेवक बाबू भी थोड़ी दूर कुर्सी पर बैठे थे। अन्ना चाय के साथ उन्हें 2 ब्रेड दी और बोली, बाबूजी, तेल की चीज़ें आपको हजम नहीं होंगी, इसलिए आपको पकौड़ा नहीं दे रही हूँ। इतना कहकर वो पति के पास जाकर बैठ गई। राजेश रामसेवक बाबू की तरफ देखते हुए बोला, बाबूजी, क्या अंजना ने आपको शर्ट नहीं दी? रामसेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, बहू ने तो दिया था। राजेश बोला, फिर पहनते क्यों नहीं? रामसेवक ने कहा, आज ही पहनकर नीचे गया था। पर बेटा बोला, क्या हुआ, शर्ट फट गई या कुछ दाग लग गया? तभी अंजना बोली, हाय हाय बाबूजी, आपको पता है कि वो शर्ट कितनी महंगी थी? महीनों से ये पहन रहे थे, अभी 2 महीने पहले ही इन्हें उस शर्ट को छोड़ा था। ड्राइवर कब से कह रहा था मुझे सर की वो पुरानी शर्ट दे दीजिए, पर मैंने उसको ना देकर आपको दिया। और आप हैं कि राजेश बोला, बाबूजी, उम्र होने के बाद बुढ़ापे में लोग जिम्मेदार होते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत ही लापरवाह हो गए हैं। मैं सोचा था कि गांव से यहाँ लाकर आपको अच्छे से रखूँगा तो आप कुछ सीखेंगे, पर आप तो ये कि आपकी बहू के लिए इतना नहीं सोचते और आप उसकी परेशानी बढ़ाते रहते हैं। रामसेवक बाबू बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो शर्ट फटी ना दाग लगा है। वो क्या है कि मैं उसे पहनकर नीचे गया था। किशोर बाबू ने वो शर्ट देखी और बोले कि ये शर्ट आपका बेटा पहनता था। तो आज मुझे लगा उनके मन में मैं तुम्हारे लिए कोई गलत विचार ना आए, इसलिए मैंने उन्हें उतार कर रख दिया। राजेश बोला, क्या ज़रूरी था आपको वो शर्ट पहनकर किशोर अंकल से मिलने की? और गलत विचार उनके मन में नहीं बल्कि आपके मन में आया होगा कि मैं पुरानी शर्ट पहन कर जाऊं और लोगों को दिखाऊं कि मेरा बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता। कितना भी कर लो, आप किसान के किसान ही रहोगे। मिट्टी में पले बड़े शहर के तौर तरीके कहाँ से सीखेंगे? इतना कहकर किशोर उठकर चला गया। अंजना बोली, बाबूजी, आज आपने इनका मूड खराब कर दिया। ऐसा कीजिए, रात में आप अपने कमरे में ही रहेगा, मैं खाना आपको वहीं दे दूंगी। रामसेवक बाबू बोले, बेचारे बिना गलती के 4 बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन अंजना फ़ोन पर अपनी माँ से रामसेवक बाबू की शिकायत कर रही थी। क्या कहूँ माँ, माँ जी की जगह अगर बाबूजी चले जाते तो मेरे लिए अच्छा रहता। कम से कम माँ जी घर के काम में मेरा हाथ तो बटाती थी, पर अब मेरे सर पर काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि दिन रात नया कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा रहता है। इससे अच्छे तो वो गांव में रहते। रामसेवक बाबूजी चुपचाप उनकी बातें सुनकर कमरे में ही बैठे रहे। वक्त बीता। कुछ दिनों बाद उनकी कामवाली सीताबाई आई और बोली, बाबूजी, कुर्सी पर बैठ जाइए, आपका बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कई महीनों से चादर नहीं बदली, बदबू नहीं आ रही है आपको इससे? रामसेवक बाबू बोले, सीताबाई, बड़ी मेहरबानी होगी अगर चादर झाड़कर फिर से लगा दो। बदबू तो आती है, पर क्या करूं? बेटा, मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? सीताबाई बोली, बाबूजी, वैसे तो मेरे पास समय नहीं है, पर अम्मा जी कहती थी कि मैं ना रहूं तो बाबूजी का ध्यान रखना। तो बताइए क्या बात है? रामसेवक बाबू बोले, जल्दी से अपनी शर्ट लेकर आए और बोला, ये बटन मैंने संभाल कर रखे हैं, क्या तुम लगा दोगी?
सीताबाई मुस्कुराई और बोली, माँ बाप भी बूढ़े होने के बाद बच्चे हो जाते हैं। अम्मा जी क्या गई, आप बिल्कुल मुरझा गए हैं। क्या करोगे बाबूजी? किस्मत में लिखा होता है तो उसे काटना ही पड़ता है, पर सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। रामसेवक बाबू बोले, क्या मतलब है सीताबाई? वो बोली, मेरे सास ससुर को देख लो। मेरे ससुर रिक्शा चलाते थे, बूढ़े पड़ गए, अब घर में बैठने लगे हैं। एक रोज़ मेरा मर्द गुस्से में उन्हें कुछ बोला। ससुर को पता था उनकी उम्र हो गई है, बेटे से हाथापाई में जीत नहीं सकते। रामसेवक बाबू बोले, फिर क्या हुआ तुम्हारे ससुर? सीताबाई हंसकर बोली, क्या करोगे? जाकर पुलिस स्टेशन में रपट लिखा दी और बोली, मेरी खोली खाली कर दो। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रखता हूँ तो खर्चा भी होता है। इतने खर्चे में एक बाई लगा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तुम्हारी माँ को। रामसेवक बाबू आश्चर्य से सीताबाई को देख रहे थे और बोले, तो तुम्हारे पति ने क्या किया? सीताबाई हंसकर बोली, कहेगा क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्चा नहीं होता। अरे इतने पैसे में तो माँ बाप को लोग खिला सकते हैं। वो दिन था और आज का दिन। आज तक मेरे मर्द ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। ये लो बाबूजी, आपकी शर्ट का बटन लगा दिया, हो गई तैयार। राम सेवक बाबू की जिज्ञासा बढ़ी तो वो बोले, सीताबाई एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? सीताबाई बोली, बाबूजी एक बात कहूँ, थोड़े दिन के सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना चाहती। आज अगर मैं अपने पति के साथ हो जाती तो हो सकता है कल मेरा बेटा भी मुझे साथ नहीं होता, मेरा बेटा भी कल मेरे साथ यही दुर्व्यवहार करता। ना बाबा, मुझे अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना। अपनी कमाई से अगर मैं बुढ़ापे तक खा सकती हूँ तो क्यों बच्चों पर बोझ बनूँ? जो मेरा है वो जीते जी जिंदगी भर मेरा ही रहेगा। मेरे मरने के बाद ही पैसा घर मैं अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहते हुए वो चली गई। सीताबाई की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जब एक रिक्शे वाला रिटायर होकर अपने घर में इज्जत से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो किसान था, भले ही मुझे पेंशन नहीं मिलता, पर ये घर बाकी संपत्ति तो मेरी ही है। उन्होंने विचार किया और बेटे और बहू से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब बहू बोली, होगी कोई नई फरमाइश? राजेश, बाबूजी पहले ही मुझ पर बहुत बोझ है और मत बढ़ाइए। माँ के जाने के बाद आप बहुत परेशान करने लगे हैं, इससे अच्छा तो आप गांव में ही रहते। रामसेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, माँ बोझ क्यों लगती, तुम्हारे घर का काम जो करती थी। छोड़ो उन पुरानी बातों को, मैं वापस गांव में जाना चाहता हूँ। अंजना खुश हुई तो रामसेवक बाबू बोले, मैं अपना पुराना मकान ठीक करवाऊंगा, तो सोचता हूँ कि इस घर को बेचकर गांव का मकान ठीक करवा लूँ और फिर से किसानी शुरू कर दूँ। अंजना बोली, बाबूजी ये तो सरासर धोखा है, आप मेरे घर को कैसे बेच सकते हैं? वो हंसकर बोले, धोखा और तुम्हारा घर? ये घर मैंने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर और उस पर लोन लेकर अपने नाम पर ही लिया था। तुम्हारा कैसा हुआ? रिश्तों में धोखाधड़ी तो मैंने सीखी ही नहीं, पर झेली ज़रूर है। अंजना राकेश को देखने लगी। वो बोली, बाबूजी ये सब करके आपको क्या मिलेगा, और आखिर किसने आपके कान भरे हैं? वो बोले, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, और एक बात कह दूं, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। भले ही नौकरी नहीं करता था, पर एक किसान था, खून पसीने की कमाई खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। आज जो तुम नई शर्ट और टाई पहन कर जाते हो ना, कभी सोचा है उसी मिट्टी और पसीने की बदौलत तक यहाँ पहुँचे हो। मेरा फैसला सुन लो, अब मैं गांव जाकर रहूँगा। मुझे फिर से खेती शुरू करनी है, इसके लिए कुछ पैसे चाहिए, जो भी अब मेरे पास है। नहीं तो इस घर को बेचकर एक कमरे के लिए पैसे का किराया कर लूँगा और ज़िंदगी फिर से जीना शुरू करूँगा। बहू बोली, बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं, आपकी उम्र है जिंदगी फिर से शुरू करने की। रामसेवक बाबू बोले, देख रहे हो सीताबाई को, एक घर में छूटता है फिर नए सिरे से दूसरे घर में काम शुरू कर देती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने किसी को कहकर 1 हफ्ते बाद की टिकट करवा ली है। 2 दिन बाद इस मकान को देखने के लिए कोई आ रहा है, तो तुम भी तैयार रहना। इतना कहकर रामसेवक बाबू अपने कमरे में चले गए। राजेश और अंजना को जोर का झटका धीरे से नहीं बल्कि बहुत जोर से लगा। रामसेवक बाबू के आगे पीछे दोनों घूमते रहे, परंतु वो अपने निर्णय पर अड़िग रहे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा चाहा, मकान को बेच दिया और बेटे को आधे पैसे दे दिए और फिर वापस गांव चले गए। बेटे को परिवार लेकर न जाने
कितने महीने किराए के मकान में रहने के मजबूर होना पड़ा। फिर करीब साल भर बाद उसका एक छोटा सा मकान खरीदा और गांव जाकर पिता के पैर पड़ता, माफ़ी मांगता। रामसेवक बाबू ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया, मेरे मरने का इंतज़ार करो, तब मेरी ये संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। जीते जी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दोस्तों, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, आखिर एक समय पर वो कठोर क्यों बन जाते हैं? अगर एक माँ के जाने के बाद पिता की देखभाल अपने बच्चों की तरह करें तो इसमें क्या बुराई है? और अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उनसे कुछ मांगने का हक भी नहीं रखते। क्या रामसेवक बाबू का लिया गया फैसला सही था? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट में हमें ज़रूर साझा करें। कहानी को सीख समझकर पढ़ें और शेयर करें ताकि लोगों की मानसिकता बदले। कृपया कहानी को अन्यथा ना ले। बहुत बहुत आभार आपका। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई कहानियों के साथ मिलते हैं आपको एक नई कहानी में।